हाय टुडे आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 19। आज हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। स्पेशली आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 19 से रिलेटेड वीडियोस जो है यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो, है ना। फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे जो कि मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जिसके आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। तो याद रखिएगा हर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जांपल। जैसे कि कोई आपसे ये कहे कि देखिए आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो पब्लिक ऑर्डर के आधार पे कर्टेल किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाते हैं कि देखिए पब्लिक ऑर्डर होता क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि देखिए पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट है वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम ये डिफरेंशिएट करके आपको दिखाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक ऑर्डर एंड द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि डिसेंसी एंड मोरालिटी के आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको कर्टेल किया जा सकता है। तो हम आपको पहले समझाएंगे कि देखिए डिसेंसी एंड मोरालिटी होता क्या है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि देखिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है एंड यू मे बी पेनलाइज्ड, है ना। तो हम यहाँ पे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। हम इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिफॉर्मेशन के आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे कर्टेल किया जा सकता है। जैसे आपको कोई बोल दे कि देखिए इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट की समझ ही नहीं पाते हैं कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि यस यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट यू कैन नॉट इंकरेज पीपल टू डू एन ऑफेंस। हाँ ऑफ कोर्स आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को इंकरेज नहीं कर सकते हैं ऑफेंस करने के लिए। तो हम इसी सब चीज को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। So myself Ahmed and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि all the citizens shall have rights, है ना। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि सभी सिटीजन्स के पास अधिकार होंगे। किस तरह का अधिकार होंगे, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है वो 6 प्रकार की राइट्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, पहले ये 7 प्रकार की राइट्स हुआ करती थी जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव कर दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द 1978 में। तो आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है वो 6 प्रकार के राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आज हम सिर्फ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस वंस कन्विक्शन एंड ओपिनियंस फ्रीली। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब ये कि हर सिटीजन्स के पास ये अधिकार है कि यदि वो चाहे तो गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर सकता है। सो द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि यदि आप चाहे तो गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज, गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। चाहे तो बोल के कर सकते हैं, चाहे तो लिख के कर सकते हैं, चाहे तो बैनर के थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो इशारे के थ्रू कर सकते हैं और चाहे तो साइलेंट भी रह सकते हैं। This is called the freedom of speech and expression. See, the concept of the freedom of speech and expression originated very long back. अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले ओरिजिनेट हुआ था। 1689 में इंग्लैंड ने बिल ऑफ राइट्स को अडॉप्ट किया जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया। तो याद रखिएगा 1689 में इंग्लैंड ने बिल ऑफ राइट्स को पास किया जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया। उसके बाद तो याद रखिएगा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स को अडॉप्ट किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आर्टिकल 11 के थ्रू इंसर्ट किया। सी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। इफ डेमोक्रेसी मीन्स
government of the people, by the people and for the people, then every citizens must be participated in the democratic process by expressing their own opinions and viewpoints. See, the freedom of speech and expression बहुत broad term है, याद रखिएगा। freedom of speech and expression के अंदर बहुत सारे टर्म को कवर किया गया है, जैसे कि right to know, जानने का अधिकार। तो राइट टू नो जो है ये पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ये कहा गया था राज नारायण केस में। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। जैसे कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, जैसे कि राइट टू सीक्रेसी, मतलब कि यू हैव राइट टू कीप सीक्रेट एनी कम्युनिकेशन। राइट टू प्रेस जो है ये भी पार्ट है किसका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ये कहा गया था सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ये कहा गया था राइट टू प्रेस जो है ये पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो याद रखिएगा इन पांचों टर्म्स को कवर किया जाएगा अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब याद रखिएगा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में जो है वो 6 अधिकार दिए गए हैं, बट रिमेंबर दैट our freedom of speech and expression is not absolute. Yes, you have the freedom of speech and expression. Yes, you can express your opinions. Yes, you can criticize government policies and activities, but remember that that should be within the framework of the constitution. But याद रखिएगा there are some reasonable restriction, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जिसके आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स में दो ऐसे राइट्स हैं जो कि एब्सोल्यूट है। पहला आर्टिकल 17 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज की। दूसरा आर्टिकल 24 जो कि बात करता है प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड लेबर की। तो याद रखिएगा हमारा दो ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि एब्सोल्यूट है। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है that will be under the framework of the constitution। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो है वो 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। 8 ऐसे ग्राउंड दिए गए हैं जिसके थ्रू आपका फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। सो लेट्स नो अबाउट देम वन बाय वन। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो पहला है इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यस, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, आपके पास अधिकार है कि आप अपने ओपिनियंस को, अपने व्यूज को और अपने आइडियाज को रख सकते हैं। हाँ, आपके पास अधिकार है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हाँ, आपके पास अधिकार है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज द अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल कर्टेल एंड यू मे आल्सो बी पेनलाइज्ड। और याद रखिएगा ये जो वर्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है इसको ऐड किया गया था बाय 16 अमेंडमेंट एक्ट इन 1963। तो याद रखिएगा 16 अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है कि इंडिया के किसी भी स्टेट को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। यही वो कारण है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। मतलब ये कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पर भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि इंडिया ने पीओके पे सर्जिकल स्ट्राइक किया। जैसे मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक की जो स्ट्रैटेजी थी वो जाननी है, क्योंकि आई हैव राइट टू नो, क्योंकि मुझे जानने का अधिकार है, बिकॉज आई हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। ग्राउंड पे मैं ये जानना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे प्रोवाइड कराएगी? नहीं ना करा सकती है, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब ये कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। इसका दूसरा बेहतरीन एग्जांपल है राफेल डील कंट्रोवर्सी। तो चलिए हम समझते हैं राफेल कंट्रोवर्सी डील के बारे में। देखिए राफेल डील जो था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था कांग्रेस के टाइम पीरियड में, जिस समय एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट जो पड़ रही थी वो 526 करोड़ पड़ रही थी। लेकिन क्या होता है कि 2014 में क्या होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है, और जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ये डील जो है वो रिलायंस को दे दिया जाता है। तब एक एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट पड़ती है वो 1570 पड़ती है। तो कंट्रोवर्सी यही थी कि जब कांग्रेस के टाइम पीरियड में एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट 526 करोड़ थी, तो बीजेपी की समय में एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट 1570 करोड़ कैसे हो गई?
तो कंट्रोवर्सी यही थी। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी चलती है और बहुत सारे कंट्रोवर्सी होने के बाद फाइनली 14 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से रिलेटेड जजमेंट देते हुए जो जितने भी पिटीशन दायर किए गए थे सबको डिसमिस कर देते। 2 जनवरी 2019 में यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से राफेल वर्डिक्ट की रिव्यू की मांग की। फिर तो याद रखिएगा इसके बाद फिर बहुत सारे कंट्रोवर्सी चलती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कह सकती है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो राफेल डील का जो केस था उसको सील्ड कवर के थ्रू डील किया गया था। तो याद रखिएगा राफेल केस को सील्ड कवर के थ्रू डील किया गया था। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि डील कवर क्या होता है। अब देखिए केस का जो फॉर्मेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओपन केस। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, तो वो जो केस होगा वो ओपन कोर्ट में होगा। ओपन कोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि इस केस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होंगे उस डेवलपमेंट के बारे में पब्लिक को इंफॉर्मेशन होगी। मतलब उस केस के बारे में पब्लिक को इंफॉर्मेशन होगी कि केस का क्या जजमेंट आया था और क्या नहीं आया। उसके बाद दूसरा होता है इन कैमरा ट्रायल। अब इन कैमरा ट्रायल जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है जैसे कि किसी फैमिली के अंदर ही डिस्प्यूट चल रहा हो, ठीक है। अब इन कैमरा ट्रायल में क्या होता है कि मान लीजिए एक फैमिली के बीच में ही डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस तरह के केस को जो है वो हम डील करेंगे इन कैमरा ट्रायल, जिसमें क्या होता है कि इस केस से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा, वो सीक्रेट रहेगा, ठीक है, विद इन द फैमिली के ही अंदर रहेगा। उसके बाद तीसरा होता है सील्ड कवर केस। तो याद रखिएगा किसी भी केस को सील्ड कवर में तब डील किया जाता है जब वो इशू क्रिटिकल हो या नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अब राफेल डील में हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्ड सो दैट सम डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी गिवन अदर्स और कैन नॉट बी गिवन इन द पब्लिक डोमेन। अब राफेल डील से रिलेटेड जो केस था उसमें हुआ यह था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि राफेल डील से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पार्टी को हम नहीं दे सकते हैं, या फिर हम उस डॉक्यूमेंट को या फिर हम उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं। यही वो कारण है कि राफेल डील को जो है वो कवर किया गया था सील्ड कवर के थ्रू। इसका सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि जो राफेल डील से जो इंफॉर्मेशन, राफेल डील से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है और राफेल डील से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हम उसे पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकते हैं, हम उसे अदर पार्टी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी गिवन टू द कोर्ट एंड इट कैन ओनली बी गिवन टू द जज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि जो राफेल डील से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और जो राफेल डील से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम दूसरे पार्टी को नहीं दे सकते हैं, हम इसे पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। राफेल डील से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है इट कैन ओनली बी गिवन टू द जज। हम ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ जज को देंगे जिसके आधार पे जज जो है वो निर्णय लेगा, बिकॉज इट इज द इशू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। तो आप याद रखिएगा आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पे कर्टेल किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। यस यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड नॉट हैम्पर द फ्रेंडली रिलेशन ऑफ द इंडिया विद द फॉरेन स्टेट। इसका बेहतरीन एग्जांपल है दैट इंडिया हैज द फ्रेंडली रिलेशन विद द इजराइल बट your the freedom of speech and expression should not be in a way that should be hamper the friendly relation of India with the Israel. Yes, you have the freedom of speech and expression, लेकिन आपका freedom of speech and expression जो है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है उसको हैम्पर कर दे। सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फलस्तीन के रिगार्ड, बट दैट स्पीच एंड दैट एक्सप्रेशन एंड दैट ओपिनियन एंड आइडियाज शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको कुछ ऐसा बयान नहीं देना है जिसकी वजह से इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप में कुछ दरार आ जाए। सिंपल सा मतलब है कि आपको बैलेंस बना के बोलना है या बैलेंस बना के अपनी बात को रखना है। चौथा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो है पब्लिक ऑर्डर।
मतलब ये कि पब्लिक ऑर्डर के आधार पे भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो मंदिर के बगल में जाता है, हिंदू रिलीजियस के बारे में कुछ ऐसा अपशब्द का यूज करता है जिसकी वजह से वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उसको प्रॉब्लम होने लगती है, और हो सकता है कि वहां पे राइट जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए। आप इसको अपोजिट में लीजिए, कोई मस्जिद है और इसके नियर बाय में कोई व्यक्ति जाके यदि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है तो हो सकता है कि वहां पे राइट जैसी सिचुएशन को क्रिएट हो जाए। Yes, you have the freedom of speech and expression, but you will not encourage the people to do rights, right? मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप दंगा करवा देंगे। तो पब्लिक ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी जगह पे जाके इनस्टेबिलिटी को पैदा करना, राइट जैसी सिचुएशन को पैदा करना, ठीक है। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे दो व्यक्ति रात में आके उल्टा पुल्टा बात कर रहा है या गाली ग्लौज कर रहा है, और इस दो व्यक्ति की गाली ग्लौज करने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, इज द वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है कि आप किसी भी सोसाइटी में जाके जो हार्मोनी है उसको बिगाड़ नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि समाज में, सोसाइटी में हार्मोनी को बना के रखना। ये काम किसका है? पुलिस का है। तो आपको समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक एंड ऑर्डर में अंतर क्या है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा मतलब होता है कि ये दो व्यक्ति जो है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को उस्काने की कोशिश कर रहा है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को तंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर में क्या होता है कि पब्लिक ऑर्डर में ये होता है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं टारगेट कर रहा है, वो किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करना, लेकिन पब्लिक एंड ऑर्डर में होता है कि किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट में लेके कुछ ऐसा बयान देना, ठीक है ना। यस, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट यू विल नॉट एडवोकेट फॉर मर्डर, है ना। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किसी का मर्डर करने के लिए किसी को इंकरेज नहीं कर सकते हैं, आप किसी को वायलेंस करने के लिए इंकरेज नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो है डिसेंसी एंड मोरालिटी। लेट्स अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज द डिसेंसी एंड मोरालिटी? यस, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है ना कि आप पब्लिक प्लेस पे जाके गंदे गंदे गाने गाएंगे। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप पब्लिक प्लेस पे जाके अश्लील बातें करेंगे, अश्लील हरकतें करेंगे। आप चाहे तो किसी भी तरह का हेयर स्टाइल रखें, आप चाहे तो तेरे नाम की तरह हेयर स्टाइल रखें, आप चाहे तो गजनी की तरह हेयर स्टाइल रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो किसी भी तरह का कपड़ा पहने, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन आप नंगे तो नहीं घूम सकते हैं ना। इफ यू डू सो देन यू विल बुक अंडर सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी। छठा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये स्पेशली जुडिशियरी को बजाता है। मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जुडिशियरी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पे भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है एंड यू मे आल्सो बी पेनलाइज। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि सपोज इफ द समबडी विलिंगली नोइंगली डिसअवेज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके खिलाफ एक नोटिस आता है कोर्ट के द्वारा और आपको पता है कि आज आपको हियरिंग के लिए कोर्ट जाना था, लेकिन आप जानबूझकर कोर्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, अ सिविल कंटेम्प्ट कैन बी इशू बाय द कोर्ट अगेंस्ट यू। अब कोर्ट क्या है कि एक जो है वो सिविल कंटेम्प्ट आपके अगेंस्ट में जारी करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल के थ्रू हम इसको पूरी क्लियरली हम समझ लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट में होता क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को समझने के लिए हम एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोहन है और सोहन है। अब होता क्या है कि मोहन और सोहन के बीच में केस चला था। अब क्या होता है कि मोहन जो है वो केस हार जाता है। इसका जजमेंट किसने दिया? किसी जज ए ने दिया। अब मोहन क्या है वो एलिगेशन लगाता है कि मैं तो जानता हूं कि जस्टिस ए ने जो है वो कुछ पैसे लिए हैं सोहन से, यही वो कारण है कि जस्टिस ए जो है वो सोहन के फेवर में जजमेंट दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि if you don't have even a single evidence about the justice A, then how you can make such allegation? यदि आपके पास एक भी सबूत नहीं है जस्टिस ए के बारे में तो आप इस तरह का एलिगेशन क्यों लगाएंगे? एंड दिस विल कंसीडर एज एन अटैक ऑफ द डिग्निटी ऑफ द
कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोहन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जाएगा एंड मोहन में आल्सो बी पेनलाइज। तो चलिए आप जानते हैं 7 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखिए डिफॉर्मेशन के आधार पे भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है। अब चलिए हम जानते हैं कि डिफॉर्मेशन हम कहते किसे हैं। देखिए व्हेन समथिंग इज सेड or written about the somebody which hurts their reputation is called the defamation। मतलब यदि कुछ किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया हो या कुछ कहा गया हो जिसकी वजह से उस व्यक्ति का जो रेपुटेशन है वो डैमेज होता है तो उसे ही हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए कमाल आर खान कमेंटेड ऑन द रोल ऑफ द सलमान खान इन द राधे मूवी। देखिए कमाल आर खान जो है वो राधे मूवी का रिव्यू करते वक्त सलमान खान को दादा और दिशा पठानी को पोती कह के संबोधित करते हैं, पोती कह के एड्रेस करते हैं। तो सलमान खान ने क्या होता है कि सलमान खान जो है वो डिफॉर्मेशन का केस फाइल करते हैं किसके अगेंस्ट, कमाल आर खान के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि वो हमारे रिपुटेशन को समाज में खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो डिफॉर्मेशन के आधार पे भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है। 8 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यस यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट your speech should not be so that someone gets inspired from your speech and commits an offense। मतलब ये कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है लेकिन आपका स्पीच ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके स्पीच से इंस्पायर होकर कोई ऑफेंस करे। यस यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट केस को जानते हैं। पहला केस है बिजोई इमैन्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए इस केस को नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। केस में हुआ क्या था कि जेहोवा बिलीव के 3 बच्चे थे जो कि हाई स्कूल में नेशनल एंथम के टाइम में ये तीनों बच्चे अटेंशन पोजीशन में खड़े तो हो गए लेकिन ये तीनों बच्चे नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे। जब हेडमास्टर ने तीनों बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और हेडमास्टर ने तीनों बच्चे को एक्सपेल्ड कर दिया। अब ये तीनों बच्चे जो है वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट में भी जज ने यही कहा कि ये तो नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट है। फिर ये तीनों बच्चे जो है वो स्पेशल पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेहोवा बिलीफ के जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने रिचुअल में ही पार्टिसिपेट करते हैं और ये तीनों बच्चा जो है वो नेशनल एंथम के दौरान अटेंशन पोजीशन में खड़े थे जो ये दिखाने के लिए काफी है कि इन्होंने नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। उसके बाद दूसरा केस है रमेश थापर केस। अब देखिए इस केस में हुआ क्या, रमेश थापर जो थे वह एक जर्नलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। अब हुआ क्या था कि रमेश थापर जो है वो पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे और यही वो कारण है कि वो अपने मैगजीन क्रॉस रोड में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते थे। अब हुआ क्या कि बढ़ते समय के साथ साथ जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे वो इनके मैगजीन से इंस्पायर होने लगे। यही वो कारण है कि मार्च 1950 में मद्रास गवर्नमेंट जो है वो इस मैगजीन के सर्कुलेशन को कुछ एरिया पे बैन कर देती है बाय यूजिंग मद्रास मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के सेक्शन 9 सब क्लाउज 1A के तहत। फिर होता क्या है कि रमेश थापर जो है वो बाय यूजिंग आर्टिकल 32 इस मद्रास मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के सेक्शन 9 सब क्लाउज 1A को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो सेक्शन 9 सब क्लाउज 1A जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करती है। कि याद रखिएगा ये पब्लिक ऑर्डर जो वर्ड्स है ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ऐड किया गया था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और ये केस कब का है, 1950 का ही है। तो याद रखिएगा पब्लिक ऑर्डर जो है एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस समय में नहीं था अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मद्रास गवर्नमेंट के इस एक्ट के सेक्शन 9 सब क्लॉज 1A को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट का ये जो सेक्शन है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करती है, इसलिए इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है इस केस में। तीसरा जो हमारा केस है वो है आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु।
इस केस को हम ऑटो शंकर केस भी कहते हैं। अब इस केस हुआ क्या था कि ऑटो शंकर नामक एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जाती है 6 मर्डर के केस। जब इनको डेथ पेनल्टी की सजा जब सुना देती है, उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो उस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये खुलासा किया था कि उनका जो रिलेशन है बहुत सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर से थे। जिस आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर का उनके साथ रिलेशन था, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरह ये ऑटोबायोग्राफी जो है वो पब्लिश ना हो पाए। जब वो ये करने में नाकाम रहते हैं, जब वो इस ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश करने से नहीं रोक पाते हैं, तो फाइनली वे लोग कोर्ट पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि ये डिफेमेटरी बायोग्राफी है, मेरा हम लोग का उस व्यक्ति से कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ हमारा इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस बायोग्राफी को पब्लिश ना होने दिया जाए, ऐसा कहते हैं वो सारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम उनकी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया गया था। कोर्ट ने सिंपली ये कह दिया कि मान लीजिए कि आपका डिफॉर्मेशन होगा, इसके आधार पे हम उस व्यक्ति को बोलने ही ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने सिंपली कहा कि बायोग्राफी को पब्लिश हो जाने दीजिए, जब आपका डिफॉर्मेशन हो जाए तो आप कोर्ट जो है वो रिमेडी लेने के लिए पहुंच जाइएगा।